बीए पार्ट थर्ड की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हमारा आज का टॉपिक है साम्यवादी चीन की विदेश नीति पार्ट 3। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में चीन के बारे में, चीन की विदेश नीति के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि चीन जब 1949 में साम्यवादी चीन के रूप में क्रांति करके उभरा तो उसका लक्ष्य था कि विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाया जाए, एक महाशक्ति के रूप में अपना दर्जा फिर से प्राप्त किया जाए, पश्चिमी देशों की जो नीति थी उसको विफल किया जाए और सोवियत संघ के स्थान पर खुद को साम्यवाद का मुखिया बनाया जाए। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी उसका एक लक्ष्य रहा। राष्ट्रीय हित या स्वार्थ उसका महत्वपूर्ण विदेश नीति का लक्ष्य रहा। विश्वव्यापी क्रांति का दूरगामी लक्ष्य था, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य संगठन को बढ़ाना, सुदृढ़ शक्ति खुद की बढ़ाना, लेकिन किसी अन्य राष्ट्र को सुदृढ़ सैनिक शक्ति न बनने देना, ये भी उसका एक उद्देश्य था। अपने देश की रक्षा करना, स्वतंत्रता और अखंडता की, एशिया में प्रभुत्व बनाना, एशिया और अफ्रीका के देशों का साम्यवादी जगत में नेतृत्व करना, प्रवासी चीनियों की रक्षा करना, चीनी सीमाओं का विस्तार करना, सैनिक शक्ति का विस्तार करना और सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना, ये उसके प्रमुख लक्ष्य थे। उसको विश्वास था कि एक महाशक्ति के रूप में वो कार्य करेगा और साम्यवादी विचारधारा में माओ त्से-तुंग की जो नीति थी वो राजनीतिक और सैनिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध मानती थी और उसमें उनका ये मानना था कि जो नीति है हमारी, उसमें हम एक ऐसी नीति का अनुसरण करेंगे जिसमें हमला करने के लिए रक्षा करेंगे, आगे बढ़ने के लिए पीछे हटेंगे, सामने की स्थिति लेने के लिए घेरा डालने की स्थिति ग्रहण करेंगे और सीधा जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे। इस तरह से एक अलग तरह की नीति को उन्होंने अपनाया और उसके माध्यम से विश्व में अपने स्थान को प्राप्त किया। प्रारंभ में चीन ने विश्व को साम्यवादी और गैर साम्यवादी दो ही रूपों में बांट के देखा। तटस्थ या गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को उसने उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। चीन की विदेश नीति के बारे में जब हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो हमने दो तरह की विदेश नीतियों को पढ़ा था। पहली थी उग्र नीति का युग। इस उग्र नीति के युग में हम लोगों ने पढ़ा था कि साम्यवादी चीन ने अपने जो कूटनीतिक संबंध स्थापित किए उसमें राष्ट्रीय मुक्ति के लिए युद्धों का समर्थन किया। उसने फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, इनके मुक्ति संघर्षों का समर्थन किया। चीन से विदेशी प्रभाव को समाप्त करना उद्देश्य था और चीन का एकीकरण करके सभी प्रदेशों को साम्यवादी प्रभाव में लाना, कोरिया युद्ध में भाग लेना और तिब्बत में सेना भेज देना। तो इस तरह की नीति उसकी प्रारंभिक काल में रही, जो 1949 से 53 तक की थी। अगली नीति है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, जो 1954 से 57 के काल तक रही। क्योंकि ये महसूस किया प्रथम काल में चीन ने कि अब उसे सफलतापूर्वक अपनी योजनाओं को चलाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से दूसरे देशों के सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए उसने थोड़ी नरम विदेश नीति का प्रयोग किया। इसी के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाया गया। 1952 में चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले रबड़ का समझौता किया। पीकिंग में 1952 में एशिया और पैसिफिक शांति सम्मेलन आयोजित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया कि वियतनाम, मलाया और अन्य देशों में युद्ध समाप्त करके संधि वार्ता द्वारा न्यायपूर्ण समझौते करवाए। 1953 में कोरिया में युद्ध विराम संधि हुई। 1954 में चीन ने तिब्बत के बारे में भारत से संधि की और पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। चाउ एन लाई ने शांतिपूर्ण इरादों का विश्वास दिलाने के लिए नई दिल्ली में घोषणा की कि संसार के सभी देश, चाहे वो छोटे हों या बड़े, निर्बल हों या बलवान, विभिन्न सामाजिक पद्धतियों के बावजूद शांतिपूर्ण रीति से रह सकते हैं। तो एक शांतिपूर्ण उद्घोषणा की, चाहे वो उद्घोषणा कुछ समय बाद ही एक भ्रम साबित हुई,
इसी समय चीन ने बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया और यहाँ पर बांडुंग सम्मेलन में चाओ एन लाई ने 2 कार्यों को करके अपने आप को शांति प्रिय सिद्ध किया। इसमें उन्होंने प्रवासी चीनियों के संबंध में इंडोनेशिया से संधि करके ऐसे चीनियों की आकांक्षाओं से संत्रस्त एशियाई देशों को आश्वस्त किया, तो दूसरी ओर ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए संधि वार्ता का प्रस्ताव किया। इन दोनों बातों से चीन की जो नीति थी वो शांतिवाद की नीति नजर आई और बांडुंग भावना की खूब चर्चा होने लगी। 1957 तक चीन ने इसी शांति नीति का प्रयोग किया। तीसरा जो युग है चीन की विदेश नीति का, वो है नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग। 1957 से 1969 तक का ये काल है। 1957 के बाद चीनी नीति में फिर से कठोरता और आक्रामकता दिखाई देने लगी। चीन ने पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार को फिर से कड़ा कर लिया। बांडुंग भावना समाप्त होती नजर आने लगी और इस नीति को अपनाने के कई कारण थे। पहला कारण था सोवियत संघ द्वारा पहला स्पुतनिक उड़ाकर अंतः महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र बनाकर अपनी सैनिक और वैज्ञानिक उन्नति की उत्कृष्टता का प्रभाव जमाना। दूसरा था सोवियत गुट के देशों की तेजी से बढ़ती आर्थिक उन्नति। तीसरा कारण था 1956 के हंगरी विद्रोह के बाद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में साम्यवाद की नीति में कुछ संशोधन की मांग। चीन ने इनका विरोध किया और नई आक्रामक नीति का शुरुआत हुई। 1958 के लेबनान के संकट में, चीन के तट के पास वाले टापुओं के संकट में, बर्लिन संकट में और 1959 के लाओस के संकट में चीन ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। चीन ने भारत के साथ भी विवाद करते हुए कठोर नीति को अपनाया और तिब्बत में उसने एक कठोर नीति शुरू कर दी। 1959 में भारतीय सीमा पर चीन का अतिक्रमण बढ़ा और अक्टूबर 1962 में उसने विशाल सेना के साथ भारत पर सशस्त्र आक्रमण कर दिया। अपनी इस उग्र नीति के कारण चीन ने दिसंबर 1963 से एक नया कूटनीतिक अभियान शुरू किया। चीन का यह विश्वास था कि अफ्रीका महाद्वीप क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार है, वहां अपने प्रभाव का विस्तार तीव्र गति से करना चाहिए। दिसंबर 63 से चाओ एन लाई अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों की 8 सप्ताह तक चलने वाली यात्रा के लिए रवाना हुए, परंतु 65 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि चीन का ये कूटनीतिक अभियान सफल नहीं है। 1966 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य में हुए विद्रोह के बाद चीनी राजदूत को, उसके कार्यकर्ताओं को और चीन के कृषि विशेषज्ञों को देश छोड़ने का नोटिस 24 घंटे के अंदर दे दिया गया। इससे 22 दिसंबर 1966 को दमोह में एक सैनिक क्रांति हुई और उसने साम्यवादी चीन से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए। अब आते हैं चौथे काल पर। चौथा काल कहलाता है युआन कूटनीति। युआन कूटनीति जो है, ये नीति अमेरिका की डॉलर कूटनीति की तरह है। जैसे अमेरिका ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को आर्थिक सहायता देते हुए अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की थी, जिसे डॉलर कूटनीति कहा गया था, चीन ने भी अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों को आर्थिक सहायता के रूप में देना शुरू किया और इसे ही युआन कूटनीति कहा जाता है। चीन सोवियत संघ संघर्ष के कारण 1969 के बाद से चीन की विदेश नीति में परिवर्तन हुआ। 68 में सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया और 1969 में सोवियत संघ के साथ सशस्त्र संघर्ष के बाद चीन ने सोवियत रूस को अपना एक बड़ा शत्रु मान लिया और इस दौर में चीन ने अमेरिका को अपना मित्र बनाना शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ सोवियत संघ समर्थक जो नेता थे उनको खत्म करना भी शुरू कर दिया। 4
1000 मील लंबी सीमा पर 10 लाख सोवियत सैनिकों के जमाव ने और जापान की नई आर्थिक महाशक्ति ने पीकिंग को चाओ एन लाई द्वारा प्रस्तावित नई विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया। इस समय दो विशेषताएं थी, व्यावहारिकता और वास्तविकता। अमेरिका जैसे गैर साम्यवादी देशों से संबंध बनाना, तोड़फोड़ की नीति को छोड़ना, तटस्थ देशों को मित्र बनाना और उनमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देना। इस तरह से युआन कूटनीति के माध्यम से चीन ने विभिन्न देशों को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। एक सोवियत संघ के पत्र के अनुसार 1971 में चीन ने एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों को $2 अरब के मूल्य की सहायता दी। अब जो नीति है वो नीति विभिन्न तरीके से सुगम शर्तों पर 5 से 10 साल, 10 से 30 साल की बड़ी अवधि में चुकाए जा सकने वाले बिना ब्याज के ऋण, मशीनों के लिए और तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में सहायता दी गई। इस तरह 20,000 चीनी तकनीकी व्यक्ति एशिया और अफ्रीकी देशों में काम करने लगे। तो अब चीन ने जो नीति अपनाई, वो नीति जो पुरानी नीति थी उसकी गोली और बंदूक की, उसके स्थान पर सहायता और व्यापार की नीति को उसने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 1972 के पहले 9 महीने में 30 देशों के राष्ट्र मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के साथ और 90 देशों के अन्य प्रतिनिधियों ने चीन की यात्रा की। चीन ने अपनी नीति बदल ली है। चीन ने 50 देशों में अपने खेलकूद, व्यापार, सद्भावना के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजे। इस तरह से अब चीन की जो नीति है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की हो गई। 1971 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अमेरिका ने अलग अलग देशों से संवाद शुरू किया और यहाँ जो संवाद शुरू हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पहले तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता नहीं थी। जुलाई 1971 में अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर ने और फरवरी 1972 में राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की। 26 अक्टूबर 1971 को साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब उसने अपनी उग्र नीति को छोड़ दिया और उसके स्थान पर शांतिपूर्ण नीति को अपनाना शुरू किया। विभिन्न देशों के साथ में उसने कूटनीतिक संबंध बनाने शुरू किए। आक्रामक नीति जो उसकी थी उसमें कुछ परिवर्तन किया। युआन कूटनीति शुरू की। रूस के साथ उसके संबंध बिगड़े तो अमेरिका के साथ उसके संबंध बनने लगे। 1975 में अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड ने और उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने 1977 में चीन की यात्रा की। 1979 में अमेरिका ने चीन को राजनयिक मान्यता दे दी और इस तरह से अमेरिका चीन में व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक समझौते हुए। जापान के साथ भी उसके $20 अरब के समझौते हुए। सैलानियों की संख्या बढ़ गई, यानी जो पर्यटक जाते आते थे उनकी संख्या बढ़ गई। अफ्रीका में चीन ने 1976 में रेल मार्ग पूरा करके जाम्बिया और तंजानिया की जनता को समर्पित कर दिया, जो 1162 मील लंबा था। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई एशिया के संदर्भ में। फरवरी 1979 में भारत के विदेश मंत्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा की और 1981 में चीन के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की। विश्व में सोवियत विस्तारवाद यानी सोवियत रूस के शक्ति को रोकने के लिए चीन ने अमेरिका के साथ 13-14 जून 1971 को एक समझौता भी किया। 1978 के वियतनाम चीन तनाव और 1979 के चीन वियतनाम युद्ध ने चीन को यह एहसास करा दिया कि समानता के आधार पर ही राष्ट्रों से संबंध बनाए जा सकते हैं, राजनीतिक या सैनिक दबाव के द्वारा नहीं ऐसा हो सकता। स्प्रेटली द्वीपों पर चीन ने अपना दावा इस आधार पर स्थगित करना स्वीकार कर लिया ताकि शांति और आपसी सौहार्द बढ़ सके। 1992 में
चीन और दक्षिण कोरिया ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस तरह से इन दोनों की 3 दशक पुरानी शत्रुता और शीत युद्ध समाप्त हो गया। 1992 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने चीन की यात्रा की। चीन के सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन की यात्रा किसी वरिष्ठ रूसी नेता के द्वारा की गई ये पहली यात्रा थी जिसमें 21 सूत्रीय संयुक्त घोषणा की गई और ये कहा गया कि चीन और रूस एक दूसरे के मित्र हैं, हथियारों से लेकर परमाणु ऊर्जा तक के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने चीन को ये भी कहा कि वो ताइवान के साथ संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि सशक्त और अखंड चीन रूस के हितों के अनुकूल है। वो अमेरिका जिसके साथ 1971 से संबंध सुधरे थे, 1994 में उसके विदेश सचिव क्रिस्टोफर ने बीजिंग की फिर से यात्रा की और चीन के प्रधानमंत्री से कहा कि यदि चीन मानव अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसको प्राप्त समस्त व्यापारिक सुविधाएं रद्द कर दी जाएंगी। लेकिन अमेरिका के इस बात के खिलाफ चीन ने कहा कि ये सुविधाएं पारंपरिक है और अगर अमेरिका व्यापारिक सुविधाएं वापस लेता है तो इससे हानि अमेरिका की ही होगी। 1997 में राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने रूस यात्रा के दौरान जो 5 दिवसीय था ऐतिहासिक राजनीतिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और पूरे विश्व को एक ध्रुवीय बनने से रोकने की बात कही गई। अक्टूबर नवंबर 1997 में 8 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर चीनी राष्ट्रपति गए और चीन नाभिकीय प्रसार से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने को सहमत हो गया। 10 नवंबर 1997 को रूस और चीन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता, सीमा समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों के बीच 4300 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा पर 300 वर्षों से चला रहा सीमा विवाद समाप्त हो गया। इसी तरह से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रूसी नेता येल्तसिन और चीनी नेता जियांग जेमिन के मध्य 25 अगस्त 1999 को एक वार्ता संपन्न हुई जिसमें राजनीतिक सहभागिता और क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रश्न रखा गया, जिसने आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग को गति दी। जुलाई 2001 को मॉस्को में रूस और चीन के बीच एक नई मैत्री संधि पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने हस्ताक्षर किए। ये संधि 20 वर्ष के लिए की गई और इसमें दोनों देशों ने सदैव मित्र और शत्रु कभी नहीं, ये इसकी पंच लाइन थी, यानी चीन और रूस हमेशा मित्र रहेंगे, शत्रु कभी नहीं बनेंगे, ये इसकी पंच लाइन थी, ये इसमें निरूपित किया गया। 2002 में चीनी प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की और चीन भारत के पारस्परिक संबंधों में निकटता आई। 6 सहमति पत्रों पर इसमें हस्ताक्षर हुए। सितंबर 14 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की फिर से 3 दिवसीय यात्रा की और इस यात्रा के दौरान 12 सितंबर को 12 करारों पर, करार यानी समझौते हुए और इन पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन अप्रैल 2015 में राष्ट्रपति जिनपिंग ने पाकिस्तान की यात्रा भी की और उस यात्रा के दौरान दोनों देशों में 51 समझौते हुए जिसके अंतर्गत चीन पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर का निवेश करेगा, ऐसा कहा गया। पाकिस्तान को चीन का सबसे बड़ा सम्मानित राष्ट्रपति जिनपिंग को पाकिस्तान ने अपने यहाँ का जो सबसे बड़ा सम्मान है, नागरिक सम्मान, निशाने पाकिस्तान, वो भी दिया। 14 से 16 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया और 15 मई को 64,000 करोड़ के 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस काल में चीनी विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता रही अमेरिका से दोस्ती, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सीट को पक्का करना और भारत से
संवाद की शुरुआत। तो इस तरह से जो चीन की विदेश नीति है, उस विदेश नीति में समय समय पर परिवर्तन आता रहा। भारत के साथ सीमा विवाद है उसके, और वर्तमान में भी वो सीमा विवाद हम देख रहे हैं। गलवान घाटी में ये सीमा विवाद चल रहा है, डोकोलाम में विवाद है। कोरोना काल में पूरे विश्व के साथ चीन के संबंध खराब हुए, और ये इस तरह का मामला था जिसमें कई देशों ने चीनी सामान को बहिष्कार करने की नीति अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह से कुल मिलाकर के चीन की विदेश नीति में अलग अलग कालों में परिवर्तन आया, और वर्तमान में भी चीन अपने आप को एक बड़ी शक्ति बनाने के लिए कार्य कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी, सैनिक क्षेत्र में भी। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे।